स्वागत आप सभी का आपके प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र में। मैं सौरभ शर्मा आपके साथ बातें खुलकर करते हैं, वो बताते हैं जो कोई और आपको नहीं बताता। अभी आप प्रधानमंत्री को सुन रहे थे। कुरुक्षेत्र से दिन की शुरुआत हुई थी, अयोध्या से, और फिर वो कुरुक्षेत्र पहुंचे और जितने कार्यक्रम आज उनके थे दिन भर में, 2.5 घंटा कुरुक्षेत्र में उनको रहना था, सारे धार्मिक कार्यक्रम। आज अयोध्या में राम मंदिर में उन्होंने धर्म ध्वजा का आरोहण करवाया और फिर उसके बाद कुरुक्षेत्र गए तो गुरु तेग बहादुर जी महाराज के शहीदी दिवस पर आज उस एक खास कार्यक्रम में वो थे और 350वां शहीदी दिवस था। फिर उसके बाद वो गीता जयंती महोत्सव में जाएंगे। आज कॉफी पर कुरुक्षेत्र में हम बात करेंगे नरेंद्र मोदी के कुरुक्षेत्र की। प्रोग्राम में मेहमानों से आपको मैं पहले मिलवा देता हूं। अनंत विजय जी हमारे साथ हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। सर बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ मनोज कुमार सिंह जी हैं, डायरेक्टर मेट्राइज। आपने बिहार चुनाव में आपने उनका सर्वे देखा और बिल्कुल ठीक उनका सर्वे साबित हुआ। बंगाल पे काम कर रहे हैं आज, इसलिए आज हमने उनको तकलीफ दी है। और SIR को लेकर के जो ये घमासान छिड़ा हुआ है, इसकी भी जरा अंदर की बात आपको बताने के लिए हमारे साथ मोहम्मद अमीन खान साहब हैं, पूर्व जॉइंट डायरेक्टर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। सर बहुत स्वागत आपका भी। सर बहुत अच्छी लग रही टोपी आपकी। अच्छा, आज देखिए कुरुक्षेत्र, नरेंद्र मोदी जी कुरुक्षेत्र में। ऐसा है 2024 के बाद से बहुत सारे लोग सर ये कहने वाले मिल जाते हैं जो कहते हैं कि देश ने जब 2024 का 240 का जनादेश नरेंद्र मोदी को दिया तो सब जगह ये बात तो थी कि भाई मोदी जी इससे मतलब जाहिर है कि विचलित हुए होंगे, तो देश को भी अच्छा नहीं लगा, या यूं कह लीजिए उनके वोटर को भी अच्छा नहीं लगा, या जो घर बैठ गया था, या जो थोड़ा उदासीन था, या उनका कार्यकर्ता। तो 24 के बाद से आप देख लीजिए क्या हो रहा है। हरियाणा होता है, महाराष्ट्र होता है, दिल्ली होता है, बिहार होता है, झोली भर भर के प्यार दे रही है जनता नरेंद्र मोदी को। क्या ये सिलसिला अगले साल भी जारी रहने वाला है? अब नरेंद्र मोदी या RSS बीजेपी के कुछ 4-5 बड़े फ्रंटियर हैं जिसमें कुछ फतेह हो चुके हैं, कुछ इनको फतेह करने हैं। जो फतेह नहीं हुए हैं वो 3 बड़े फ्रंटियर हैं, पश्चिम बंगाल, केरल और तमिलनाडु। और तीनों मजबूत किले हैं जो ढाने हैं। बंगाल पे थोड़ा सा आगे बढ़े, बाकी तो बढ़ ही नहीं पा रहे। और 2 ऐसे किले हैं जो फतेह कर लिए और बचाने हैं किसी भी कीमत पर, क्योंकि ये जो RSS की जो वो है मतलब आइडियोलॉजिकल लीनिंग्स हैं वो हाथ से जाने नहीं देना जा सकती। उत्तर प्रदेश और असम, अब अगले साल पश्चिम बंगाल आएगा, तमिलनाडु केरल आएगा, और उसके अगले असम आएगा, पौंडीचेरी भी आएगा, और उसके अगले साल उत्तर प्रदेश आएगा। तो आज जो हमें बात करनी है वो ये करनी है कि क्या जो नारा था एक है तो सेफ है, बटोगे तो कटोगे, क्या जनता ने वाकई इसको ग्रहण कर लिया और अब हिंदू होकर वेट कर। आप ये भी समझिए, मोदी ये सारा काम तभी कर सकते हैं जब इनका वोटर हिंदू होकर वोट करे। गलत तो नहीं करे सर? नहीं, 100%। तो क्या वो काम हो रहा है? और अमीन साहब हमारे साथ आज इलेक्शन कमीशन के पूर्व बड़े अधिकारी के साथ साथ जो है पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर भी हैं, क्योंकि इतने चुनाव करवाए हैं तो कुछ चुनावी राजनीति भी देखी होगी, सारी देखी होगी। कई तो फोन सर को भी आते होंगे ना पहले। हाँ, उस दौर में देखा है जबकि मतलब तो इसलिए जो है आज ये सारी बातें जो है हम करेंगे। तो शुरुआत जो है आज के दिन की शुरुआत मोदी जी ने जहां से की, मैं वहां से करना चाहता हूं सर। इससे बड़ा हिंदू हृदय सम्राट क्या होगा, कौन होगा जो आज हुआ? देखिए, ये तो 2014 के बाद से ही तय हो गया था कि हिंदू हृदय सम्राट एकमात्र नरेंद्र मोदी हैं, और नरेंद्र मोदी इस बात को समझते भी हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको याद है 5 साल पहले जब श्री राम मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था, नरेंद्र मोदी की वेशभूषा क्या थी? आज जनता को याद करना चाहिए। हम लोग बैठ के सोच रहे थे यार आज क्या नरेंद्र मोदी पीली धोती पहन के आ सकते हैं? जैसे प्लेन से उतरे हमने देखा, अरे, तो वो जो एक चाल अनुवर्तिका होती है ना कि जनता जो सोच रही है उसको उनका जो नेता है वो अगर उसी तरह से काम करता है तो वो नेता सक्सेसफुल होता। और जो हिंदू मानस को नरेंद्र मोदी ने संगठित करने का काम किया, वोटर नहीं, मैं मानस को संगठित करने की बात कर रहा हूं। जो हिंदू आज तक बेचारा था, दबा कुचला, जैसे आप टीका लगाओ आप प्रगतिशील नहीं हुए, जैसे आपने धोती पहन लिए तो आप परंपरावादी हो, जैसे आपने कुछ कलावा पहन लिया तो लोग ऐसे कमीज से ढक के रखते थे उसको कि कोई दिख न जाए। तो अपने आस्था के प्रगटीकरण करने का हिंदुओं में जो साहस दिया नरेंद्र मोदी ने,
और ये आप 2014 के बाद निरंतर देख सकते हैं आप उसको, चाहे राम मंदिर में हो, चाहे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में हो, चाहे आप महाकाल मंदिर के कॉरिडोर में आप देखिए। तो जिस प्रकार से हिंदुओं का एक मतलब, जैसे फ्रांस में रेनेसां शब्द है ना, मैं इसको नव जागरण के तौर पर देखता हूं। हिंदुओं का जो नव जागरण हुआ है और उस नव जागरण से जो हिंदू वोटर्स, मतलब हिंदू मानस, गलत बोल गया वोटर, हिंदू मानस संगठित हो रहा है और अब उसको लगता है कि नहीं, ये देश मेरा है, ये देश हिंदुओं का है और यहां तो वही होना चाहिए जो बहुसंख्यक जनता चाहेगी। क्योंकि हिंदुओं को लंबे समय तक मेजोरिटेरियन कह के कि आप तो बहुसंख्यकवादी हो तो इसका मतलब है कि आप ही राज करोगे क्या, इस तरह की चीजें कह कह के उनको निरंतर अपमानित किया गया। अब वो समय मुझे लगता है कि हिंदू थोड़ा सा जगह है, अभी थोड़ी सी थोड़ा और जगह। यही सवाल मेरा था, ये हिंदू मानस की जिसकी आप बात कर रहे हैं, इसकी एकता जो है या इसका संगठनात्मक होना, ये अपने चरम पर पहुंचा है या अभी नहीं? नहीं, अभी चरम पर नहीं पहुंचा, अभी इसको बहुत संगठित होने की आवश्यकता है। आप देखो, हिंदू मानस को संगठित होना सिर्फ वोट के लिए नहीं है, इसका सोशियोलॉजिकल इंपैक्ट देखिए आप। बिहार में देखिए आप, 202 सीटें आई एनडीए को। बिहार में जो जाति व्यवस्था टूटी है वोटिंग में, वो हिंदुओं के एकीकरण का इंपैक्ट है और इसको पॉजिटिव तौर पर देखना चाहिए, सिर्फ सत्ता के कारण नहीं। लोग यहां बैठ के हम लोग कितनी बार चर्चा कर चुके थे कि बिहार में कुछ भी हो जाए जाति व्यवस्था नहीं टूट पाएगी, लोग जाति के नाम पे ही वोट करेंगे। 32 यादव एनडीए से जीत के आए हैं सौरभ जी। जो MY समीकरण जिसके झंडा बरदार थे वो कहां चले गए? तो जब हिंदू संगठित होगा, हिंदू मानस संगठित होगा, जो समाज में विसंगतियां हैं, जो समाज में जो कहते हैं आप कुरीतियां हैं, वो भी दूर होंगी, जाति प्रथा भी टूटेगी। जो लोग उत्तर प्रदेश में जाति का नारा लगा रहे हैं और क्या PDA और CDA और DDA कर रहे हैं, उन सब लोगों को ये सोचना चाहिए कि जब हिंदू एक होगा। आज देखिए नरेंद्र मोदी की बात इतने लोग कर रहे हैं, आरोप लगाए जा रहे हैं कि वहां के लोकल उसको नहीं बुलाया गया कि दलित थे। अरे भैया, वहां जितने लोग बैठे थे आम लोग थे सारे, आम लोग तो थे ही सर। उसी में वंचित और दलित समुदाय के लोग बहुसंख्यक थे, ये पता ही नहीं लोगों को। नहीं, लेकिन ठीक है, आपने जो बात कही वो आप बिहार के जैसे आपने कहा, लेकिन जाति की दीवार टूटना आपने भी बड़ी अच्छी बात कही। जाति की दीवार टूटना अपने आप में अच्छी बात है, इसलिए नहीं कि किसी को वोट, बीजेपी को वोट मिल जाएगा, बिल्कुल नहीं। समाज के लिए अच्छी। हाँ, ये जिसको जिताना चाहे जनता जिताए, लेकिन जाति से उठ करके अगर सोच रही है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि बिहार के परिणाम को खास तौर पर इस नजर से देखना कि जाति की दीवार टूट गई, हिंदू एक हो गया, एक है तो सेफ है का नारा चल गया, इट इज रीडिंग अ लिटिल बिट टू मच इनटू इट। हर चुनाव की, हर राज्य की अपनी कुछ सीरत होती है, अपना कुछ उसका कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस होते हैं। बिहार में भी थे, बंगाल के कुछ और होंगे, यूपी के कुछ और होंगे, हमने पहले भी ये बात की थी। अब बंगाल फॉर एग्जाम्पल, एक लाइन खाली मैं कह देता हूं, मैं आपकी बात मान लिया, जो लोग ऐसा कहते हैं उनकी भी बात मान ली, संकेत तो मिल रहे हैं, मैं सिर्फ संकेत के तौर पर ही देखता हूं। अगर ये संकेत भी है तो शुभ संकेत है। अब बंगाल में तो इस तरीके से जाति की बात नहीं होती जैसे बिहार और यूपी में होती है। इस मतलब उस वैसा समाज के अंदर घुसा हुआ हो जाति का बीज, मतलब हम सुनते तो नहीं, कम से कम केरला के अंदर भी एक चीज है जो बंगाल में है, वो केरला के अंदर भी है। बट बंगाल में नहीं हो पा रहा। बंगाल में दूसरे समीकरण है। हिंदू वहां पे भी धीरे से संगठित हुआ है। देखिए 2016 से लेकर 2021 तक आप देखें, 3 सीट से 77 सीट तक आप आए हैं, तो उसका ये कारण नहीं था कि आपने किसी तरह से दूसरे चीजों को संगठित किया। जो किया, संगठित किया, वो मुसलमानों किया। 2021 मेरा मानना था कि उसमें बीजेपी ने जितना एग्रेसिव होकर वहां पे पोल कराया, वो उसके लिए थोड़ा नुकसानदेह हो गया। ये हो गया कि जो मुस्लिम समुदाय था, जो ऑलरेडी पहले से उनके साथ जुड़ा हुआ था, कांग्रेस और उनके साथ, कम्युनिस्ट के साथ, वो उन्होंने क्या किया कि पूरी तरह से आप टीएमसी के साथ आ गया और उनके साथ पोल कर दिया इनको हराने के लिए। तो एक बड़ा फैक्टर था। तो हमेशा होगा सर? नहीं, उसमें वो तो आप ले आ दिया, उस वोट को ले आ दिया। अब क्या है कि SIR आ रहा है। हम लोग का मानना है कि यदि बिहार में 36 से 37 लाख वोटरों का नाम कट सकता है, जहां पे कम संख्या में लोग आए हैं बाहर से। अब ये बताइए कि बंगाल के 10 ऐसे जिले हैं जहां पे 105% से लेकर 65% तक लोगों का वोट बढ़े हैं।
ये वोटर कहां से आए हैं? पिछले एसआईआर से एसआईआर के बीच में 68% वोटर बढ़ गया पूरे बंगाल में। तो ये वहां से पॉपुलेशन बढ़ा है ऐसा नहीं है, यानी कि कहीं न कहीं से आया है और वहां पे जुड़ा है। अब ये चीजें जब वहां से निकलेंगी तो कितना इफेक्ट करेगा। जैसे इन्होंने कहा कि जातियां टूटी है, मैं भी मानता हूं, मतुआ समाज है जो शेड्यूल कास्ट का एक बड़ा है, और वो एक बड़ा वर्ग आया है बीजेपी के साथ पिछले चुनाव में भी। तो इसी तरह से हर वर्ग के तरफ से वोट कर कर वहां पे टीएमसी के वोटर भी जुड़े हैं। लेकिन बीजेपी के लिए सबसे बड़ी समस्या वहां जो दिख रही है वो दिख रही है कि जो टिक गए टीएमसी और कांग्रेस के पास वोटर, वो जो बीजेपी को भी नहीं पसंद करते और ममता को भी नहीं पसंद करते, अब उस वोटरों को कैसे अपने पास लाया जाए और उसमें किस तरीके से मोटिवेट करके उनको समझाया जाए कि भाई ये वोटर जो है, हम बीजेपी उसका ध्यान रखेगी और आप हमारे साथ जुड़े। तो इसमें बीजेपी के लिए थोड़ा सा संघर्ष दिख रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि 2000 जब हम 26 में जाएंगे चुनाव में तो इसमें बहुत सारे बदलाव दिखेंगे। हम इसकी डिटेल में बात करते हैं। पहले तो सर है, मैं तो अब एसआईआर पर मैं आता हूं। एसआईआर की कार्रवाई या वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण की कार्रवाई, ये इसको सिर्फ चुनाव से जोड़कर देखना भर जो है, ये मेरे को लगता है कि इस एक्सरसाइज के साथ थोड़ी सी नाइंसाफी होगी। बिल्कुल, बहुत बड़ी एक्सरसाइज। बिल्कुल ठीक है। इसका ये साइड, इसका परिणाम हो सकता है कि कोई किसी पार्टी को फायदा हो जाए, किसी को नुकसान हो जाए, वो अलग बात होगी। जैसे आज मुझसे कोई दिन में कह रहा था कि 6% कम से कम बंगाल का वोट जो है वो फेक वोट है, मतलब घुसपैठियों का वोट है, शुद्ध घुसपैठियों का वोट है। और वो तो आप अभी आप देख ही रहे हैं, लाइनें लगी हुई हैं बॉर्डर के पास, बांग्लादेशी खुद निकल करके आ रहे हैं और वो जाने की बात कह रहे हैं। सर बहुत सारे लोगों ने, लेकिन जब ये टीवी पे तस्वीरें देखी ना, तो वो ये हैरानी, और आज तक हमसे ही पूछते कि ये बताओ यार कि ये सारे लोग इतनी आसानी से यार रह कैसे रहे थे। कोई कह रहा है मेरे पास वोटर कार्ड भी है, पैन कार्ड भी है, आधार कार्ड भी है, राशन कार्ड भी है, मैं राशन ले रहा हूँ दो साल से, जब से फ्री राशन बंटना शुरू हुआ है। मतलब इतना आसान है भारत के अंदर कोई आए और बस जाए हमारे यहाँ पे। सर देखिए, एक बात तो ये मान के चलनी पड़ेगी, जो आप बात कह रहे हैं कि 2002, 2003 और 2004 पहले एसआईआर हुआ था, और इस काफ़ी अरसे के बाद, गैप के बाद अब फिर हुआ है। और ये अभी ना होता शायद कुछ और भी टल सकता था, लेकिन मैं नाम लेके कहता हूँ कि राहुल गांधी ने वहाँ पे महाराष्ट्र में इस बात को बहुत तेज़ी से उठाया और कमीशन के ऊपर आरोप लगाए। तब कमीशन को सोचने में आवश्यकता पड़ी कि अब हम क्या ऐसा करें जिससे कि बिल्कुल हर चीज़ आईने के तरह, यानी शीशे की तरह धुल जाए। उसमें ये बात आई, सामने बिहार था, बिहार में किया गया, जिसका नतीजा भी आप देख रहे हैं। 65 लाख वोट काटे गए और 22 लाख वोट जोड़े गए। जो वहाँ पर फेक वोटर होती थी, जिसका कि नतीजा अभी आपके सामने रिजल्ट, जिसको लोगों ने कहा, और ये भी कहा गया कि सब समय कम है। उसमें 4 लाख हमारे पेड वॉलंटियर थे इलेक्शन कमीशन के, पहली बार जो लगाए गए कि भाई समय कम है तो ये लीजिए और स्टाफ कम है तो ये लीजिए। और साथ में बीएलओ गया, पहली बार पार्टी को दिया गया। जिस तरह पोलिंग और काउंटिंग में एजेंट होते हैं, इस तरह हर पार्टी को ऑथराइज किया, स्टेक होल्डर को, कि आप अपने जो है लगाइए इनके साथ में, क्या गलत है क्या सही चीज़। हमको इलेक्शन कमीशन को आप कहते हैं, आप अपना आदमी लगाइए और देखिए हमारे बीएलओ क्या कर रहे हैं। और 1 महीने का समय भी दिया गया, ड्राफ्ट लिस्ट बनी। उसके बाद देखिए, आप 65 में वोट काटने के बाद, ये आपसे ये शर्मा जी तारीफ की बात आप देखेंगे, 5 भी नहीं आए कंप्लेन करने की मेरा नाजायज़ वोट कट गया है। तो मैं समझता हूँ ये इलेक्शन कमीशन की बहुत बड़ी उपलब्धता है और शासन की चुस्ती दुरुस्ती है। लेकिन यहाँ पे आके आदमी मजबूर हो जाता है, जहाँ पे जो इलेक्शन कमीशन जो भी काम लेता है उसका अपना स्टाफ तो होता नहीं है। जिलाधिकारी ही हमारा निर्वाचन अधिकारी है और वहाँ के जो लोग हैं सब डेपुटेशन पे काम करते हैं। उतनी देर में जब इलेक्शन हो रहे होते हैं 40-45 दिन के लिए डेपुटेशन पे काम करते हैं। तो अब ये सवाल इस बात का है, मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा, एसआईआर तो अब बंगाल में शुरू हुआ है। इससे पहले जो वोटर लिस्ट रिवाइज हो रही थी, उसी में तारतम्य में, इसी से पहले की बात है, हफ्ते 10 दिन पहले जब शुरू हुआ, उससे पहले की बात है कि ममता बनर्जी ने खुद प्रेस में आके कहा कि जो 4 ऑफिसर्स हमारे किए गए हैं सस्पेंड, उसमें 2 हमारे ईमानदार और काम करने वाले ऑफिसर हैं, इनको पर एक्शन न लिया जाए। उसके लिए चीफ सेक्रेटरी ने हमारा लेटर लिखा है इलेक्शन कमीशन को कि साहब इनको छोड़ दिया जाए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने नहीं छोड़ा। तो कहने का मकसद ये कि सख्ती अगर इलेक्शन कमीशन करता है तो परेशानी है, और इन्हीं के ऑफिसर्स हैं। ये जो जाने जा रही हैं, ये तो प्रोटेस्ट भी हुआ बंगाल में, तो टीचर्स ने जिनको डिप्यूट किया गया था, तो ये क्यों है ऐसा? अच्छा, मैंने इलेक्शन कमीशन का रिस्पांस भी देखा, वो बात भी, उनकी लॉजिक भी, उन्होंने कहा भाई बिहार में तो हमने इससे कम टाइम में एसआईआर कराया, तो दबाव नहीं आया, वहां कोई कंप्लेंट नहीं आई बीएलओ की, वही बंगाल में क्यों हो रहा है? वही राजनीति कह रहा हूं मैं।
हमारा जो सेक्शन है 32 1950 आरपीआई एक्ट, उसके तहत गवर्नमेंट कंडक्ट रूल में लिखा हुआ है, चाहे जितना बड़ा से सीनियर ऑफिसर हो, उसको भी इलेक्शन कमीशन का कहना मानना है, और एसेंशियल है ड्यूटी, अगर नहीं करेगा तो उसको पनिश किया जाएगा, एफआईआर किया जाएगा, अरेस्ट किया जाएगा। बिहार का सरकारी कर्मचारी मजे से कर रहा था काम, हाँ। और बंगाल का इन चोरी सभी कर को पैसा मिलता है इस काम का। देखिए, अगर टीचर है, अतिरिक्त पैसा देखिए मिलता है, मैं बता हाँ। ये बहानेबाजी करते हैं कि हम टीचर हैं और तहसील का स्टाफ है, ब्लॉक का स्टाफ है। इसमें हम एक चीज़ बता दूं आपको, उस दिन के लिए वो रिलीव हो जाता है इलेक्शन ड्यूटी के लिए, वहाँ पे काम कर रहा है, प्लस उसको जो है 3 महीने का पूरा एक्स्ट्रा अमाउंट मिलता है पे के अलावा। ये चीज़ है। और दूसरी बात, बीएलओ, जिसको मैं बताऊं आपको, जो बीएलओ को हवा बनाया जा रहा है, बीएलओ क्या चीज़ है? बूथ लेवल ऑफिसर। बूथ लेवल ऑफिसर उसी को हम बनाते हैं जो उस इलाके का टीचर होता है, लोगों को जानता है, बूथ के एरिया के लोगों को, और हर डोर टू डोर उसकी जान पहचान होती है, कहीं ज़्यादा उसको जाना नहीं है। और ये जो हवा बनाया जा रहा है, इसलिए देखिए, ये तो जांच का विषय है कि किसकी डेथ कैसे हुई, या मोटिवेटेड थी या किसी ने की, ऐसे तो बहुत सी डेथ होती हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन को ये पॉइंट आउट करना कि इनकी वजह से हुई है, ये मैं नहीं वहां कोई ऐसा कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी बंगाल में दबाव नहीं है बीएलओ के भाई, ऊपर। उनके अधिकारी हैं, उन्हीं को कहा जाता है, और ये दिखाते हैं हुआ उनके ऐसे मैं एक मजेदार बात आपको बताऊं, जब बिहार में एसआईआर शुरू हुआ तो सबने क्या, ऑपोजिशन पार्टीज ने क्या कहा, भाई ये तो वोट चोरी है और ये है और वो है और ये हो जाएगा, तमाम हो जाएगा। अब बिहार का इलेक्शन का रिजल्ट आ गया। बिहार के इलेक्शन के रिजल्ट के बाद वही लोग जो कह रहे थे कि वोट चोरी बिहार में हो रही है, उन लोगों ने कहा, अब मैं नाम बार बार लूंगा तो वो हो जाएगा। उन्होंने बाद में ये कहा कि भाई हमें तो वोट चोरी जैसी कोई चीज ग्राउंड पर नजर आ नहीं शर्मा जी, तो वो नहीं ये चोरी, ये एनडीए विरोधी लोग जो हैं वही कह रहे थे कि नहीं, वोट चोरी जैसा कुछ माहौल था ही नहीं, हमें दिख रहा था कि एनडीए जीतने जा रही है, लेकिन चलो उस वक्त हम क्या कह सकते थे। अब उन्हीं लोगों ने ये कहना शुरू किया है कि बिहार तो एक्सपेरिमेंट था, असली टारगेट तो बंगाल है एसआईआर का, अब खेला बंगाल में होगा। सर, इसको मैं इको सिस्टम या इको चैम्बर में बैठे लोग कहता हूं। आप जिनका नाम नहीं ले रहे हैं, ये सब एक विशेष इको चैम्बर में बैठे हुए लोग हैं। अब मुझे तो ये भी समझ में नहीं आता कि अभी तक वो लोग सब लोग तेजस्वी को बड़े तेजस्वी बता रहे थे और बहुत उनका व्याप्ति दिखा रहे थे। अचानक से सब लोग भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों की, नेताओं की तारीफ करना शुरू हो गए कि वो तो घर घर जा रहे हैं, वो तो पैदल घूम रहे हैं, वो तो ढाबे में पर्ची बांट रहे हैं। अरे भाई, अगर इतनी ईमानदारी थी तो आप उसी दिन बता देते ना, चुनाव के समय ही ये रिपोर्टिंग होनी चाहिए ना कि बीजेपी इतनी मेहनत कर रही है, तब तो आप चुप रह गए। तो ये विशेष इको चैम्बर में बैठे जो लोग हैं वो इस तरह की बातें करते हैं, और अब तो संतों घर में झगड़ा भारी हो गया है। वैसे वो इस बेईमानी को बड़ी ईमानदारी से स्वीकार कर रहे हैं कि हम तो तब प्रचार कर रहे थे ना, हाँ, लेकिन तो कैसे कह देते कि एनडीए जीता है। हाँ, तो लेकिन अब आपने जो उसके बाद वाली लाइन कही वो महत्वपूर्ण है कि अब वो बंगाल में सक्रिय हो जाएंगे। अब वो बंगाल में हमारी संवैधानिक संस्था, जिसको चुनाव आयोग कहा जाता है, उसको बदनाम करेंगे। उनमें से किसी ने एक कहा, ये बिहार जैसे हिंसाग्रस्त क्षेत्र में, मनोज जी जानते, हम दोनों बिहार के रहने वाले हैं, बिहार जैसे हिंसाग्रस्त इलाके में जहां पर कि बगैर हिंसा के कोई चुनाव नहीं होता था, बगैर काउंटरमांड हुए कोई इलेक्शन हुआ नहीं आज तक, बगैर रीपोलिंग के कोई चुनाव हुआ नहीं, पूरे बिहार में इस बार रीपोलिंग नहीं हुई। हमारे केजरीवाल ने किया, लालू के टाइम में। अरे केजरीवाल साहब ने, हाँ मैं मुझे मालूम है, केजरीवाल के समय में लोग टीएन सेशन को कह देते हैं, लेकिन टीएन सेशन ने आईके गुजराल साहब के साथ क्या किया था वो आपको याद होगा सर। बिल्कुल, आईके गुजराल जो प्राइम मिनिस्टर होने वाले थे या हो चुके थे, उनका इलेक्शन काउंटरमांड कर दिया, और सिर्फ 4 शिकायत पे। अरे मैं ममता बनर्जी के स्टेटमेंट्स आपको बता देता हूं ना। देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि देश में कुछ चुनिंदा लोगों में से ऐसे जो नरेंद्र मोदी के सामने मतलब जो डटकर जवाब दे सकते हैं, उनमें ममता बनर्जी एक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो मतलब देना भी चाहिए। वो उनको नहीं मतलब चुनावी राजनीति में। हाँ बिल्कुल। तो उन्होंने उनके स्टेटमेंट्स, आज के स्टेटमेंट, वैसे प्रधानमंत्री ने बोला था आम और शॉल भी वही मैं कह रहा हूँ, तो आता है, लेकिन मालदा से उनका आम आता है। उन्होंने कहा, जैसे प्रधानमंत्री ने तो कहा था बिहार की जीत के बाद कि यहाँ से जो गंगा जी जा रही हैं बिहार से बंगाल में, तो जो जंगल राज जहाँ खत्म किया वहां भी खत्म करेंगे। ममता जी ने जवाब ये दिया है, बीजेपी बंगाल में हम पर हमला करेगी तो जड़ें हिला दूंगी। फिर उन्होंने कहा ये मुझे राजनीतिक तौर पर लड़कर नहीं हरा सकती है, चोरी से ही हरा सकते हैं, इलेक्शन कमीशन नहीं बीजेपी कमीशन है। फिर उन्होंने ये कहा कि बिहार के ऑपोजिशन लीडर तो बेचारे थे, ये बीजेपी का खेल समझ ही नहीं पाए, हम समझते हैं, बंगाल के लोग हम समझते हैं, यहां इनका ये खेल नहीं चलेगा। और फिर
उन्होंने अब ये एक नई बात बोली कि ये बीजेपी वाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, एआई से डुप्लीकेट वोटर बना रहे हैं। ये नया खेल है, इसको समझो और इससे बचो। तो मतलब हाँ, उन्होंने एक तरह से पूरी तरह से घेरने की कोशिश किया एसआईआर को लेकर कि भाई इस पे हम काउंटर करें, और उसके लिए जो आप जिस एसआईआर से डर है उनको पूरी तरह से। मैंने बोला ना कि यदि ये वोटर कटेंगे तो क्या करें। 10 जिले ऐसे हैं जहां बीजेपी की एंट्री नहीं हो पाती है, और नहीं होने के कारण है कि मैंने बताया ना, वहां पे टीएमसी और कांग्रेस के भी वोटर हैं जो 14% तक 12% तक वोट लाते हैं, जिसको बीजेपी अपने पाले में नहीं ले पाती है। लेकिन एसआईआर में जब उनके वोट कटेंगे तो ये जितनी सारी सीटें हैं वो आप देखिएगा कि फाइट में आ जाएंगे। तो उस जिस 10 जिलों में बीजेपी की एंट्री हो जाएगी। तो ऐसे स्थिति, जैसे अभी विजय जी ने कहा कि भाई कुछ ऐसे थे जो टूल जो पिछले इलेक्शन में चलाते हैं, तो सौरभ जी ये भी बता दे रहे हैं, बिहार पे हम लोग जब एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल कर रहे थे तो आप लोग हमको सपोर्ट करते थे और कहते थे कि यदि मनोज जी इतना 11% का गैप बता रहे हैं तो कुछ इसमें मायने, रिजल्ट भी वही आया। कुछ चैनल तो ऐसे थे कि मुझे उस पर बैठाकर ह्यूमिलिएट किया जाता था, और मैं उनको बोलता था कि भाई जिस दिन एग्जिट पोल का बाद का रिजल्ट आएगा उस दिन मुझे बुला लीजिएगा सफाई देने के लिए कि मैं सही हूं कि गलत हूं। यदि मैं गलत हूंगा तो आपके चैनल मुझे बुलाया तक नहीं जाता, इसलिए नहीं लाया जाता है कि ये वो बात बताएंगे कि इनको किस तरीके से ह्यूमिलिएट किया था। तो ये एक टारगेट करके किया जाता है पूरी चीजों को क्या हो जाएगा, जो फैक्ट है वो फैक्ट है, कैसे फैक्ट कैसे बदल जाएगा। हाँ, तो अब ये क्या है कि बंगाल में वो जाएगा, टूलकिट जो है वहां पे जाकर काम करेगा। लेकिन आपको बता दें कि वहां पे जिस तरीके से मुस्लिमों के अंदर मैं बता रहा हूं कि किस तरीके से विभाजन होगा। असम का याद रखिएगा, असम के जो मुसलमान थे वो अपने आप को भारतीय मानते थे, लेकिन जो बांग्लादेश मुसलमान आए थे वो मुस्लिम क्या करते थे कि वहां हिंसा करते थे, और उस हिंसा में होता क्या था, वो हिंसा करके वापस चले जाते थे, और पिटता कौन था, जो भारतीय मुसलमान थे। तो उन्होंने उनसे दूरी बनाया और बीजेपी के साथ जुड़े। ऐसा नहीं था कि असम में ये बंगाल में भी यही स्थिति हो रही है कि ये हिंसा कर रहे हैं उन जिलों में, और फिर वापस जाते हैं। 2021 के बंगाल के इलेक्शन में सीएए चरम पर था, सीएए एनआरसी का हल्ला अपना। उसके बाद उसका असर इतना हुआ कि बीजेपी 3 से 77 आ गई, लेकिन टीएमसी की सीटें एक्चुअली बढ़ गई 200 के ऊपर चली गई, 211 216। इस बार तो वहां का आदमी अपने आप देख रहा है ना, ये बांग्लादेशी बॉर्डर पर खड़ा है अपने आप जाकर के, जो मेरे घर के बगल में रह रहा था। इसका असर होगा या सीए एनआरसी से ज्यादा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं, इससे ज्यादा होगा, इससे ज्यादा। देखिए अभी कुछ मैं देख रहा था, मीडिया हाउस पे दिखाया जा रहा था, जो वहां पे जाके लोग रिपोर्टिंग कर रहे थे, तो उसमें ममता बनर्जी के घर के कुछ दूर पे उनकी जो महिलाएं बैठी थी, उन्होंने कहा कि भाई हमने एसआईआर करा लिया और हमको किसी तरह का मुश्किल नहीं है। उन्होंने पूछा कि एसआईआर का असर होगा, तो उन्होंने कहा बोलना ठीक नहीं है, वो इशारा कर रही कि होगा असर। तो इस बात को ये बोलने वाला आपको किस पक्ष का लग रहा था? नहीं, ये पक्ष का बात नहीं है, वो मान रही हैं कि ये एसआईआर होने से इफेक्ट तो इलेक्शन में पड़ेगा। किसको पड़ेगा वो आप समझिए, वो भी समझा। अरे बंगाल का इलेक्शन पूरी तरह बाइपोलर हो चुका है। वैसे आप ये देखें, मैंने 3 इलेक्शन के डेटा आज निकाल के रखे थे। 2011 में जब ममता बनर्जी आई पहला इलेक्शन जीत करके, 184 टीएमसी, 42 कांग्रेस, 62 लेफ्ट हुआ। 2016 में बीजेपी 2000 टीएमसी 211, बीजेपी 3, कांग्रेस 44, लेफ्ट 33, जिंदा थी लेफ्ट और कांग्रेस। 2021 के इलेक्शन में लेफ्ट 0, कांग्रेस 0। इलेक्शन पूरी तरीके से बीजेपी और टीएमसी के बीच बाइपोलर इलेक्शन होकर के रह गया है। बाइपोलर इलेक्शन बंगाल जैसी जगह पर, असम जैसा ही हो गया ना? बिल्कुल। हाँ, तो इसका सर एक सेकंड, एक पॉलिटिकल कमेंट लेकर के, इसका आपको लग रहा है असम जैसा नतीजा मुमकिन है अब बीजेपी के लिए बंगाल में? एक बार एसआईआर हो जाने दीजिए, तब इनसे भी लिखवा के ले लेंगे, दस्तखत करा के, मनोज जी से भी क्योंकि आजकल लिख के देने का चलन बहुत हो गया है। मैं ये कह रहा हूं कि जब बाइपोलर होगा ना तो दोनों मजबूत होते हैं। आप देखिए कि पिछली बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 3 से 77 पहुंची, कितने परसेंट का राइज है। और ममता बनर्जी की भी सीट बढ़ी, क्योंकि जो 200 दिखा रहे हैं, उसके जो मुस्लिम वोटर्स थे वो कंसोलिडेट होकर टीएमसी में चले गए। आप देखिए कि मतलब वो मुर्शिदाबाद वाला जो पूरा इलाका है, मुर्शिदाबाद, मालदा और उधर से नीचे जो बिहार से लगता हुआ इलाका है, भागलपुर से आगे, साहिबगंज से आगे वाला जो इलाका, वहां मुसलमानों का पॉपुलेशन बहुत अधिक है। तो उनको क्या लगा कि जो उस इलाके में पारंपरिक रूप से कांग्रेस पार्टी के वोटर थे, कि कांग्रेस का तो कुछ होना नहीं है, ऐसे भी नहीं होना भाई, बिहार हार के बाद कहां है कांग्रेस,
एसआईआर को अगर इतना ही सेंसिटिव थी कांग्रेस तो ठेला पर लेके इतना बड़ा वो हालांकि कुछ लोगों ने कहना शुरू किया कि राहुल जी को तो पहले ही पता था बिहार में कुछ नहीं होना, इसीलिए वो जा ही नहीं मैं रहे तो थे बिहार के इलेक्शन की बात ही नहीं कर रहा सौरभ जी, मैं तो बात कर रहा हूँ ठेला पर रख के जो दस्तावेज हाँ, आए थे। हाँ। मुझे तो हरशंकर परसाई जी याद आते हैं कि ठेले पे राजनीति व्यंग लिख दिया होता उन्होंने। तो इतना दस्तावेज, आपको याद है ना वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक साइड में ठेला रखा हुआ कम से कम 4 फीट ऊंचे तो था। हाँ, और कितना कागज होगा उसमें बताइए। वो कागजात पेश करने वाले लोग कहाँ चले गए, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि बंगाल में भी जीरो है, जीरो ही रहेंगे जहां तक मेरा आकलन है, क्योंकि वहां ममता बनर्जी बहुत मजबूत है और उन्होंने पहले दिन से कह रखा है कि लेफ्ट और कांग्रेस मिलेगा, हमें उससे भी मुकाबला करना है। ममता बनर्जी ये बखूबी जानती हैं, क्योंकि वहां भी कांग्रेस यही चाल चलेगी जो बिहार में चला कि जब तक ममता कमजोर नहीं होगी तब तक ये खड़े नहीं होंगे। तो इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए नतीजा असम जैसा होगा कि नहीं होगा ये नहीं कह सकता, लेकिन ममता बनर्जी थोड़ी कमजोर होंगी, ठीक है, बीजेपी मजबूत होगा, क्योंकि जिस प्रकार से जेजी कार के हिंसा का असर है ना बंगाल में, सिर्फ एसआईआर ही नहीं होगा, जो वहां पर जिस प्रकार से महिलाओं के साथ वातावरण बना हुआ और जिस प्रकार से वहां, आप याद करिए 2011 में मुझे याद है बंगाल चुनाव में आमी चाई परिवर्तन, एक होर्डिंग लगा था और महाश्वेता देवी की एक तस्वीर लगी थी, बस आमी चाई परिवर्तन, उसका बहुत असर होता है। बंगाल में जो भद्र लोग हैं, जो पढ़े लिखे समाज के लोग हैं, आप मतलब बंगाल ही एकमात्र ऐसा राज्य है पूरे देश में जहां की अगर साहित्यकार का निधन होता है तो हजारों की संख्या में लोग जाते हैं, तो उनका बहुत असर होगा और वो सब लोग ममता बनर्जी की हिंसा वाली राजनीति, आप कह रहे हैं ममता कुछ कमजोर हुई है, ऑब्वियसली तीन टर्म की एंटी इनकम्बेंसी, बीजेपी कुछ मजबूत होगी, अब वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट के ऊपर जाएगी कि नहीं जाएगी ये देखना होगा। ये देखने वाली सर एक बहस और चल रही है बंगाल में, सुन रहा हूं टीएमसी के लोगों ने ये कहना शुरू किया है, पहले तो कोई मानने को तैयार नहीं था कि यहां कोई बांग्लादेशी आए, टीएमसी वाले तो मानते नहीं थे, अब जब वो खुद बॉर्डर पहुंच गए तो मानना पड़ रहा है, लेकिन अब उन्होंने ये कहना शुरू किया कि ये तो जरा से हैं, इनकी वजह से इतना करोड़ वोटर थोड़ी बढ़ गया बंगाल में, हिंदू बांग्लादेश से आए, ये हिंदू बांग्लादेशी हैं जिनकी वजह से बंगाल के अंदर आबादी बढ़ी है घुसपैठियों की, मुसलमान नहीं है। नहीं, उन्होंने ये कहना शुरू किया कि ये जो सुनने में आया है कि ममता बनर्जी ने इस बात को कहा है, माना है कि जो बांग्लादेशी आए थे उसमें दोनों मिक्स हो सकते हैं, उनके कार्ड हमने बनवाए, उनको रहने का हमने सारी फैसिलिटीज़ दी और उनके लिए हर चीज़ की सुविधाएं दी, चाहे राशन कार्ड हो चाहे जो भी चीज़ें। इसीलिए आपने देखा होगा आधार कार्ड के लिए इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा है, ये पहचान हो सकता है, नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं हो सकता। हमारा आप जो फॉर्म देखेंगे उसमें नीचे साइन करते हैं, लिखते हैं कि हम भारत के नागरिक हैं, ये यही है लास्ट में, जिसका हम काउंटर फाइल देते हैं। अब एक चीज़ और मैं बता दूं उत्तर प्रदेश के लिए कि उत्तर प्रदेश में हमारा एक डासना जगह है गाजियाबाद में, ये यही है गाजियाबाद में। डासना में हमारा एक पोलिंग प्रिसाइडिंग अफसर गया था, पिछले इलेक्शन की बात करो मोदी के टाइम की, जब मोदी जी आए थे, तो वहाँ से आया, मुसलमान था, हस्बैंड वाइफ दोनों आए, और वो शायद पढ़ी लिखी कम थी या जानती कम थी, तो वो उसको आया धक्का देता, वो कहता सुनो जाके साइकिल पे लगाना, तो वो आ गई अंदर, जब अंदर आ गई तो वहाँ तो अंदर आ नहीं सकता, तो उसने पूछा कि वो बताओ कमल किधर है, उसने हाँ मुस्लिम औरत, उसने कमर पे बटन दबाया और वापस गई, फिर वो बाहर आया रिसीव करने, पूछा किसको दिया, बोले साइकिल पे दिया है। ये स्थिति है मुसलमानों की, अगर वो नहीं बोल पा रहे तो ऐसा नहीं है, मोदी जी को अंदर से लेडीज ने पसंद किया। आपके बगल में बैठे मानेंगे नहीं जी, मानेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं, ना माने एक अलग बात है। 8 से 20% तक वोट गया है, कितना 8 से 20% तक। बिहार की बात कर रहे हैं, पिछले यूपी नहीं, की बात पिछले चुनाव की बात कर रहा हूँ, टोटल एक, मैं मोदी जी की बात कर रहा हूँ सेंट्रल इलेक्शन की। अच्छा हाँ, 8 से 20 तक गया है, लेकिन कुछ लोग ऐसा स्टेटमेंट दे देते हैं जिसकी वजह से फिर थोड़ा पीछे। वजह बताएं क्यों मुसलमान का मन बदल रहा है बीजेपी की तरफ धीरे धीरे? नहीं देखिए ना, 3 तलाक का वाला मामला हुआ, फिर आप देखिए जैसे नल लगेगा, तो पहले मुखिया जी जिसको कहते थे, जिस पार्टी के होते थे वहीं पानी का नल लगता था। कूड़ा उठाने की बात देखिए, घर घर से कूड़ा उठाया जा रहा है, सफाई हो रही है, हर जगह बिजली जा रही है, तो प्रधान जी क्या नहीं जा रही है, वहाँ से पोल निकली पूरे गांव को जा रही है। मतलब मोदी जी का जो नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, वो विश्वास जम रहा है पब्लिक में, और उसमें जो पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, मैं आपको बता रहा हूँ आज भी वो माइग्रेट हो रहे हैं। क्यों? उनको कहना, देखिए उनको कहना है पहले भी इंदिरा गांधी हिंदू ही थी, मोदी भी हिंदू ही है, जितने भी प्राइम मिनिस्टर हुए, हमें तो कुछ अलग से देगा नहीं, हम क्यों ना शासन के साथ रहें जिससे फैसिलिटीज मिलेंगी। ये बातें होने लगी हैं, होने लगी हैं, जिक्र चल गया है।
और इस बात के लिए मैं समझता हूँ लीडरशिप को सोचना चाहिए कि जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको कम से कम थोड़ा महत्व देना चाहिए, जिससे कि वो उनको समझा सके। और ये भावना योगी जी के लिए भी है? नहीं, योगी जी के लिए तो मैं नहीं कह सकता हूँ अभी, मोदी जी के लिए तो 100%। मोदी जी के लिए उनके लिए सिंपैथी है, सिंपैथी है, क्योंकि यही बात है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका साथ। आप देखिए मेडिसिन की बात कर लीजिए, जो भी उनकी योजनाएं हैं एक के लिए नहीं है, ना एक जात के लिए है, गांव पूरे गांव के लिए हैं, पैसे हर एक के लिए हैं। उसमें आप सबसे ज़्यादा देखेंगे, सबसे ज़्यादा जो मुसलमान बैकवर्ड है 70 सालों से 75 सालों से, उनकी औरतों को आज जो पैसा दिया जा रहा है, स्कॉलरशिप दिया जा रहा है, जो भी चीजें हैं आपसे अच्छा क्या आपने इसको क्लियर कर दिया कि ये बदलाव मुसलमान समाज में, खासकर मुस्लिम महिला में, ये मोदी के नाम पर आया, बिल्कुल नेशनल गवर्नमेंट के लिए आ रहा है, स्टेट की, राज्य की बात अलग है। इवन अभी लेटेस्ट किया उन्होंने हज के लिए, पहले ये था कि बिना एक किसी जेंट्स के हज में नहीं जा सकती थी लेडीज, अब अकेली भी जा सकती हैं। चले तो अब क्योंकि हम स्टेट की बात कर रहे थे, 10 सेकंड बोलूंगा बस। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि सर की बात मैं काट नहीं रहा हूं, पर थोड़ी सी विनम्र असहमति है कि जब 8 से 20% मुसलमान आया तो नरेंद्र मोदी की सीटें 303 से घट के 240 हो गई। नहीं, लेकिन मैं दूसरे बात है, मुझे भी 10 सेकंड दे दीजिए। 2022 का मैं उत्तर प्रदेश का चुनाव कर रहा हूं। मैं किसी चैनल के साथ एग्जिट पोल कर रहा था और मैं फील्ड में गया था। हम लोग मुरादाबाद और रामपुर वाले एरिया में थे। हम लोगों ने बाहर जितने लोगों से, जो सर ने बताया, बाहर जितने लोगों से बात किया मुस्लिम महिलाओं से, उनका बहुत था नाराजगी थी सरकार के प्रति, मोदी के प्रति भी थी, योगी के प्रति थी। और खिड़की के तरफ से चाहे इन लोगों ने जैसे भी उसको लगाया था, वो दिख रहा था कि कौन लोग कहाँ वोट मांगा। जो महिलाएं बाहर बोलते हुए कैमरे पर गई थी, अंदर जाकर वोट मार कर आई और फिर पूछा गया कि क्या है, तो उन्होंने कहा कि भाई तो मैं तो साइकिल के साथ है। वोट दिया कमल को। कब वो हम लोगों ने देखा, वो जो बात सर ने बताई अभी भाई ये हुआ है, प्रैक्टिकली हुआ। लेकिन अब बंगाल की बात करें, बंगाल स्पेसिफिकली, क्योंकि बंगाल सबसे अब अगला बड़ा बीजेपी के लिए चैलेंज बंगाल है। वहां तो दोनों काम हो रहे हैं ना, सीए भी है और एसआईआर भी है। आप इसको जोड़ के देखिए, जो बांग्लादेशी हिंदू है उसका वोट बनना है और बांग्लादेशी घुसपैठिए का वोट कटना है। दोनों काम होने हैं। क्या इसका 2+2 5 भी हो सकता है बंगाल में? 100%। देखिए, मैंने कहा ना कि इस बार जो ममता का बौखलाहट दिख रहा है, ये दिख रहा है। अभी वहां के जो मैंने आपको पहले भी बोला था कि मुसलमानों में भी डिवीजन हो रहा है कि ये बांग्लादेशी हैं चाहे हिंदू भी हैं, वो हाँ, तो ये उसके कारण की बता रहे हैं। वहां पे आप कह रहे हैं कि बंगाल का मुसलमान भी ये फर्क कर रहा है कि ये बांग्लादेशी मुसलमान है, उसके पीछे का कारण बता रहे हैं। तो ये क्यों होना चाहिए? जैसे वो डिफेम हो रहा है, ये लोग चाहे आप कहीं भी देख लीजिए, दिल्ली में देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, इनके जो काम है, नशे के काम है, चोरी का काम है, बदमाशी काम, सब गलत काम यही लोग करते हैं मोस्टली। अब देखिए, जैसे मैं बता रहा हूं कि बंगाल का जो बात बता रहा हूं कि बंगाल में लक्ष्मी भंडार योजना है, जिसमें महिलाओं को 25 साल से 60 साल के महिलाओं को दिया जाता है। जो वहां के जर्नलिस्टों से आप बात कीजिएगा तो उनका कहना कि 60% वैसी महिलाएं हैं जो बांग्लादेश से आए हुए लोग हैं, उनको बेनिफिट दिया जा रहा है। जो इन्होंने बोला कि राशन कार्ड बना लिए, आधार कार्ड बन गया, ये सब बन गया, तो उनको लगता है कि जो बंगाल के मुस्लिम हैं उनको लगता है कि मेरा तो अधिकार इन लोग छीन रहे हैं, हमारा शेयर जा रहा है। हाँ, ये समय इतना ही था। इसमें बस एक चीज ऐड करता हुआ बस मैं प्रोग्राम को एंड करूंगा कि क्यों लग रहा है कि इस बार हाँ परिस्थिति बंगाल की भी बदल रही है। ये जो सीए वाला, जो मतुआ समाज की बात आपने शुरुआत में की थी ना, बांग्लादेशी दलित हिंदू, परसिक्यूटेड हिंदू, उनके लिए ममता जी ने क्या कहना शुरू किया? उन्होंने कहा कि अरे तुम जा के गागा के बता रहे हो कि तुम बांग्लादेशी हिंदू हो, मुसीबत में पड़ जाओगे। तो उनको भी ये लग रहा है कि भाई मुसीबत टालना चाहेगा। हाँ, कि मत इसको बोलो मत। उनको पता है कि फिर इसका झुकाव किस ओर होने वाला है। बाकी अभी बंगाल के इलेक्शन में बहुत ज़्यादा समय रह नहीं गया है, बिहार खत्म ही हुआ है। अब सारी ताकत आप पार्टियों की देखेंगे बंगाल के लिए, तो हमारी बातचीत चलती रहेगी बंगाल पर। खान साहब बहुत धन्यवाद आपका, अरन जी बहुत शुक्रिया आपका, मनोज जी बहुत धन्यवाद आपका। कॉफी पर कुरुक्षेत्र में आज इतना ही।